हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा जो लेक्चर सीरीज है लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर लेक्चर नंबर 7 है। वो बात करेंगे हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है क्या, मतलब कानून साजी का क्या तरीक़ेकार है, किस तरीके से हमारे पास एक मुकम्मल कानून पास होता है। तो आइए वो हम देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के लिए दो वर्ड्स आपने देखने हैं, एक है बिल और दूसरा है ड्राफ्ट। बिल क्या है? प्रपोजल फॉर मेकिंग लॉज। ठीक है, ये क्या होता है? एक पेशकश होती है कानून साजी करने के लिए कि इस बात पर कानून साजी की जाए, ये कानून बनाया जाए, वो होता है हमारे पास कहलाता है बिल। बिल से पहले एक वर्ड है ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट क्या है? ड्राफ्ट मतलब रफ वर्क या फिर आपका है डिबेट या फिर डिस्कशन। ये क्या होता है? ड्राफ्ट कि कोई कानून साजी, कोई बिल जो है फेयर कॉपी असेंबली में आप पेश करें, उससे पहले पार्लियामेंट में वो कानून का जो है ड्राफ्ट पेश करने से पहले आप ड्राफ्ट बनाएं, मतलब रफ काम करें कि आपको किस बात पर कानून चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2023 के अंदर एक जो है कानून बना जिसका नाम दिया गया है द लॉयर्स वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के वकीलों को जो है क्या था, एक थ्रेट था, एक एप्रीहेंशन थी, और वकीलों से यह मसला था कि अगर केस जीत जाए तो भी मार खाएं और अगर केस हार जाए तो भी मार खाएं। तो फिर उस बात पर असेंबली ने सोचा, मेंबर्स ने सोचा कि इस पर एक कानून बनाया जाए। अगर कोई भी इंसान किसी भी वकील को ड्यूरिंग प्रोफेशनल ड्यूटीज ऑफ द हमारे पास लॉयर्स, अगर कोई उसको थ्रेट करेगा तो भी उसको ये सजा होगी, अगर कोई उसकी फैमिली को भी थ्रेट करेगा तो भी इनको ये सजा होगी। तो मतलब एक इशू था कि क्या इशू था उसका, वो ड्राफ्ट बनाया कि वकीलों को एक मसला है, और फिर उसके लिए कानून साजी की कि क्या क्या मसले हैं वकीलों के, और अगर कोई किसी वकील को धमकी दे या फिर कोई किसी वकील को मारे तो फिर उनकी क्या सजा होगी, वो उन्होंने एक जो है पूरा किताब बना दिया है जिसको कहते हैं हम बिल। बिल क्या है? प्रपोजल फॉर लॉ मेकिंग। अब हमारे पास बिल के काइंड्स हम देखते हैं कि बिल के कितने काइंड्स है। एक है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा मनी बिल, और थर्ड वन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तीनों के प्रोसीजर जनरल सेम है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर तीनों के सेम है, चाहे ऑर्डिनरी बिल हो, मनी बिल हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो। ऑर्डिनरी बिल के रिलेवेंट प्रोविजंस कौन कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास 70 से लेकर 72 और 73 आ जाएगा हमारे पास मनी बिल, फिर 74 से लेकर 75 तक ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड हैं। ठीक है, मनी बिल का सिर्फ और सिर्फ 73 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के हमारे पास 238 से लेकर 239 तक। अब यहां तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं कि ये जो बिल पेश करता है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का है या फिर प्रेजेंटर का है, पेश करने वाला। क्लियर है? अब बिल जो है फॉर्मली कितने फॉर्म का होता है? बिल जो है दो फॉर्म के होते हैं, एक होता है पब्लिक और दूसरा होता है प्राइवेट। अब पब्लिक कौन सा? पब्लिक कहें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट, अगर जो बॉडी गवर्नमेंट में है, जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में है, जिसने गवर्नमेंट बनाई है, अगर वो किसी भी किस्म की कोई कानून साजी का बिल लेकर आए तो उसको पब्लिक बिल कहा जाएगा, या फिर उसको गवर्नमेंट बिल कहा जाएगा, या फिर उसको कैबिनेट बिल कहा जाएगा, जो कैबिनेट पास करेगी, जो काबीना पास करेगी। और प्राइवेट बिल मतलब जो अपोजिशन है वो अगर ऐसी कोशिश करे, ऐसी नाकाम कोशिश कानून बनाएगी तो फिर उसको कहेंगे हम प्राइवेट जो है बिल। यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो इसकी जनरल प्रोसीजर जो इसके अंदर तीनों के अंदर डिफरेंट जो है ना, वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। ऑर्डिनरी बिल के अंदर, मनी बिल के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो ऑर्डिनरी हमारे पास डिफरेंस है तीनों में, किन किन पॉइंटों पर जो इनमें डिफरेंस है वो डिफरेंस हम समझ लेते हैं, बाकी जनरल प्रोसीजर सेम है। अच्छा, ऑर्डिनरी बिल जो है कहां पास होगा? जो है आइदर हाउस से। आइदर हाउस मतलब ये नेशनल असेंबली से भी हो सकता है और ये सेनेट से भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, ये जो है इसके लिए वोटिंग कितनी चाहिए? इसके लिए वोटिंग जो है हमारे पास है सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी किसकी? प्रेसिडेंट की।
प्रेजेंट मेंबर्स जितने भी हैं उनकी जो है सिंपल मेजोरिटी जिसको कहते हैं 1/4 हम कोरम को भी कहते हैं। कोरम मतलब जो चौथाई हिस्सा होता है वो कोरम कहलाता है। अगर ऐसी जो 100 मेंबर्स हैं मौजूद, 100 में से अगर 25 वोट्स मिलते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो बिल जो है वो पास हो जाएगा। ओरिजिनेट कहां से होगा, किसी भी असेंबली से हो सकता है, नेशनल असेंबली से भी हो सकता है और सेनेट असेंबली से भी हो सकता है। और ये बिल कहां से होगा, ओनली एंड ओनली नेशनल असेंबली में, सेनेट में ये ओरिजिनेट नहीं हो सकता। ये ओरिजिनेट सिर्फ और सिर्फ मनी बिल नेशनल असेंबली से होगा। और ये भी आइदर हाउस से हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है आइदर हाउस से पास हो सकता है। आइदर हाउस मतलब चाहे वो नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हो या फिर ओरिजिनेट कहां से हो, सेनेट से हो, दोनों में से। अब इनके लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए, वोटिंग कितनी चाहिए, इनके लिए भी सिंपल जो है मेजोरिटी जो है अपना वोटिंग चाहिए जितनी ऑर्डिनरी बिल के लिए चाहिए। क्लियर है। और मगर इसके लिए कितनी चाहिए, इसके लिए चाहिए 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। अगर हमारे पास नेशनल असेंबली में है तो नेशनल असेंबली के कितने हमारे पास मेंबर्स हैं, 336। इसका अगर आप 2/3 निकालेंगे तो कितना होगा, मतलब डिवाइड करें आप जो है 336 को डिवाइड करें 3 से तो होगा 112। 112 तीनों को ऐड करेंगे तो 336 हो जाएंगे। मगर हमें चाहिए 2/3, मतलब दोनों को ऐड कर ले तो मतलब कितने होंगे, 224। अगर नेशनल असेंबली से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होने जा रहा है तो फिर नेशनल असेंबली को आइंदा कितने वोट चाहिए, 224 वोट चाहिए। अगर वो ये सेनेट से होते हैं तो सेनेट के कितने मेंबर्स हैं टोटल आइंदा के लिए हमारे पास मेंबर्स हैं, हमारे पास 96 का अगर आप 2/3 निकालें तो कितना होगा हमारे पास 32 और 32। इसके 2/3 कितनी होगी, 2/3 होगी हमारे पास 64। अगर सेनेट से पास हो रहा है तो 64 वोट्स चाहिए और नेशनल असेंबली से पास हो रहा है तो हमारे पास 24 चाहिए। यहां तक बात क्लियर है। अगर यहां तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ऑर्डिनरी बिल क्या है, मनी बिल क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या है। बाकी प्रोसीजर सबका सेम है। नेशनल असेंबली भी हमारे पास ऑर्डिनरी बिल भी अलग पढ़ते हैं, मनी बिल भी अलग पढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी हम पढ़ते हैं। वैसे सिंपल जो प्रोसीजर सबका वो क्या है कि फर्स्ट हाउस में पेश किया जाएगा बिल, पहले ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट पे डिस्कशन होगी, फिर फर्स्ट हाउस में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। फर्स्ट हाउस में मेजॉरिटी से पास होकर अगर जो भी जैसा बिल है उसकी मेजॉरिटी से वो पास होकर फिर कहाँ जाएगा, सेकंड हाउस में। फिर सेकंड हाउस से उस मेजॉरिटी से पास होकर फिर कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेगा विदिन 10 डेज। अगर विदिन 10 डेज उनको असेंट नहीं देता है तो फिर आफ्टर 10 डेज डीम टू बी असेंटेड और डीम टू बी ग्रांटेड असेंट। यहां तक बात क्लियर है। अगर यहां तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम ऑर्डिनरी बिल डिस्कस करते हैं। ये आप नोट कर लें। जी यस, नोट कर लिया। तो अब हम चले जाते हैं ऑर्डिनरी बिल, जो कि हमारे पास रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं 77 से लेकर 72 और 73 आ जाएगा मनी बिल, फिर 74 से लेकर 75 तक। अच्छा, ये कहां पर जो है पेश किया जाएगा, ओरिजिनेट कहीं से भी हो सकता है। ये प्रेजेंट इन फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस जो है हमारे पास नेशनल असेंबली भी हो सकती है और फर्स्ट हाउस सेनेट भी हो सकता है। अगर फर्स्ट हाउस नेशनल असेंबली है तो ऑटोमेटिकली सेकंड हाउस सेनेट हो जाएगा। अगर फर्स्ट हाउस सेनेट है, ओरिजिनेट सेनेट में से होता है तो फिर सेकंड हाउस नेशनल असेंबली ही रहेगा। यहां तक बात क्लियर है। तो सबसे पहले क्या है कि जब बिल पेश किया जाएगा फर्स्ट हाउस में तो क्या होगा, इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और उस पर डिस्कशन होगी, उस पर डिबेट होगी और कॉपी जो है वो सेंड की जाएगी किसको, सबके सब जो मेंबर्स हैं सबके पास एक एक कॉपी होनी जरूरी है कि वो कौन सा कानून बनाने जा रहे हैं। तो उसके कानून के अंदर उसका जो प्रीएम्बल होगा ना वो जहन में रखा जाए कि कोई भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, जो है हमारे पास कानून साजी करने का इख्तियार किसके पास है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के पास है। मगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो पाकिस्तान के हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को टच करता हो, कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट को टच करता हो, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जो इस्लाम के अगेंस्ट हो, वो ऑब्जेक्ट में नहीं होगा। मतलब प्रीएम्बल जो देखा जाएगा, अगर प्रीएम्बल में कोई भी ऐसी बात है
तो फिर उस पर कोई भी मेंबर अगर ऑब्जेक्शन लगा देता है तो फिर वो ऑब्जेक्शन वाला बिल कहां जाएगा, वो जाएगा हमारे पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, CCII, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी अगर वो समझती है कि वाकई ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ये बात ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब वो अमेंड करके कि नहीं ऐसा होना चाहिए, अमेंड करके अप्रूव करता है, तो फिर वो फर्स्ट हाउस में जाएगा और फिर जो है आगे का प्रोसीजर होगा। अगर वो कहता है कि नहीं यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर क्या होगा, विदाउट अमेंडमेंट वो जो है CII उनको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी उसको पास कर देगा कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर जो है 3 नंबर पॉइंट पर आ जाएगा कि फर्स्ट हाउस जो है दोबारा किसको सेंड करेगा, किसके पास पेश करेगा, वो पेश करेगा उलेमा के पास। मैंने पहले ही पढ़ा है कि पार्लियामेंट के अंदर उलेमा होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, उनके पास पेश किया जाएगा वो बिल जहां पर ऑब्जेक्शन लगा था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट को टच कर रहा है या फिर ये हमारे इस्लाम के अगेंस्ट में है, तो फिर ऐसे बिल को दोबारा उलेमा और टेक्नोक्रेट के पास पेश किया जाएगा उनका मशवरा लेने के लिए। फिर जो है क्या होगा, फिर वहां पर सेकंड डिस्कशन और लास्ट डिस्कशन होगी और दोबारा वो पास होगा सिंपल मेजॉरिटी से, जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनकी सिंपल मेजॉरिटी से। अगर नेशनल असेंबली में है, नेशनल असेंबली के टोटल मेंबर हैं हमारे पास 336, तो उनमें से मौजूद सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स, ओनली 100 मेंबर्स आर प्रेजेंट। तो 100 मेंबर्स का जो है सिंपल मेजॉरिटी कितनी होगी, सिंपल मेजॉरिटी को आप कोरम भी कह सकते हैं, मतलब 1/4। अगर 100 मेंबर्स हैं तो 100 मेंबर्स का कोरम कितना होगा, 25 मेंबर, कि 25 मेंबर्स अगर वोट देंगे तो ऑर्डिनरी बिल पास हो जाएगा। अगर फर्स्ट हाउस में ये जो है सारा प्रोसीजर हो जाता है तो फिर सेकंड हाउस में आएगा, सेकंड हाउस को ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा, सेकंड हाउस में डिस्कशन होगी, उस पर डिबेट होगी 1 बार 2 बार और लास्ट टाइम, जिसको थर्ड टाइम भी कह सकते हैं या फिर हमारे पास लास्ट टाइम भी डिस्कशन कह सकते हैं। और फिर जो है अगर ये हाउस सेकंड हाउस अगर वो जो हमारे पास जो बिल है उसको जो पास करती है या फिर रिजेक्ट करती है, ठीक है, फिर भी क्या होगा, रिटर्न होगा, या फिर वो अमेंडमेंट करके उसको पास करती है फिर भी रिटर्न होगा फर्स्ट हाउस को। इफ अमेंड और रिजेक्ट रिटर्न टू फर्स्ट हाउस, फिर फर्स्ट हाउस उसको कंसीडर करके डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास पेश करेगी। अगर वो जो है जो अमेंडमेंट या फिर रिजेक्ट करती है मगर 90 डेज के लिए अपने पास रख लेती है, ठीक है, सेकंड हाउस है, तो फिर फर्स्ट हाउस जो है वो ज्वाइंट सेशन कॉल करेगा जो है 90 डेज के बाद, 90 डेज तक वो जो है सेकंड हाउस अपने पास है कीप असाइड करके रख सकती है। 90 डेज के बाद ज्वाइंट सेशन जो है फर्स्ट हाउस जिस हाउस में ओरिजिनेट हुआ था वो ज्वाइंट सेशन बुलाकर जो है इस बिल को पास करवा सकती है विथ 2/3 मेजॉरिटी। यहां तक बात क्लियर है। अगर ऐसा ये फिर हमारे पास हो जाए तो फिर क्या होगा, 2/3 मेजॉरिटी से पास, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी से फिर जो है पास होगा। उसके बाद क्या प्रोसीजर है, नंबर 4 नंबर पर प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजर हमारे पास क्या होगा कि प्रेसिडेंट के पास पेश किया जाएगा। प्रेसिडेंट के क्या होगा, प्रेसिडेंट से हम क्या मांगेंगे, असेंट मांगेंगे कि प्रेसिडेंट जो है विद इन 10 डेज असेंट दे, अप्रूव दे। अगर विद इन 10 डेज नहीं असेंट देता तो फिर आफ्टर 10 डेज अप्रूव डीम टू बी ग्रांटेड, कि अप्रूव जो है हमें मिल चुकी है। आइए इसको हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं प्रेसिडेंट की अप्रूवल को। प्रेसिडेंट की अप्रूवल का आर्टिकल जो है वो है हमारे पास आर्टिकल 75। अगर आपने समझ लिया है तो अब हम समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंट की असेंट की क्या जरूरत है। 75 आर्टिकल ये बात करता है प्रेसिडेंट असेंट टू बिल, असेंट टू बिल। अच्छा ये क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज क्या देगा, असेंट देगा, लाजमी है, ठीक है। अगर असेंट दे देता है ए में तो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा क्लियरली। अगर बी में क्या कहता है कि इफ नॉट अ मनी बिल,
अच्छा, अगर मनी बिल है तो फिर ये रिटर्न भी नहीं कर सकता, ना अमेंड कर सकता है, ना रिकमेंडेशंस वगैरह दे सकता है, ठीक है, ना रिजेक्ट कर सकता है, ना अमेंड कर सकता है अगर मनी बिल है तो। अगर मनी बिल के अलावा कोई भी ऑर्डिनरी बिल है तो इस पर ये हमारे पास रिकमेंडेशंस भी दे सकता है, रिकमेंडेशंस और सजेशंस भी दे सकता है। मनी बिल पर सिर्फ रिकमेंडेशन और सजेशन दे सकता है, बाकी जो है ऑर्डिनरी बिल को वो रिजेक्ट भी कर सकता है और अमेंड भी कर सकता है। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर। नंबर 2 पर फिर क्या होगा, नंबर सब आर्टिकल 2 बात करता है व्हेन रिटर्न टू पार्लियामेंट। अगर व्हेन रिटर्न टू पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट को वापस भेज दिया जाए, कौन भेजेगा, हमारे पास प्रेसिडेंट, तो फिर अगेन बोथ द हाउसेस पास विदाउट अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट शैल पास विद इन 10 days इफ फेल्स टू डू सो। अगर रिटर्न कर लिया जाए पार्लियामेंट तो फिर पार्लियामेंट से दोनों हाउसेस क्या करेंगे, इन्हें पास करेंगे, और पास करने के बाद फिर कहां पर आएगा, प्रेसिडेंट के पास, हमारे पास असेंट के लिए आएगा। अच्छा, प्रेसिडेंट को विद इन हमारे पास 10 days, अब जो है अगर पहले तो विद इन 10 days उन्होंने असेंट दे दी थी तो वो लॉ बन गया था, मगर नंबर 2 में कह रहा है कि अगर रिटर्न कर दिया था पार्लियामेंट को वापस, तो फिर पार्लियामेंट को रिटर्न करने के बाद पार्लियामेंट फिर से जो है दोनों हाउसेस से पास किया विद अमेंडमेंट या फिर विदाउट अमेंडमेंट, तो उसके बाद जो है प्रेसिडेंट को असेंट देनी है। अगर वो 10 दिन के अंदर असेंट नहीं देता है तो फिर वो फाइनली माना जाएगा कि आफ्टर 10 days जो है असेंट डीम टू बी ग्रांटेड, असेंट डीम टू बी ग्रांटेड, कि असेंट मिल गई है। अब असेंट मिल गई तो मतलब वो बिल क्या हो गया, वो कानून बन गया। यहां तक बात क्लियर है, वो बिल कानून बन गया। क्लियर है। अच्छा, ये जो बिल है ऑर्डिनरी बिल, अगर वो जो है इस बात पर जो है इनवैलिड नहीं होगा कि ये जो है हमारे पास, अगर वो कोई भी बिल है अगर वो प्रॉपरली पास होता है तो फिर वो किसी बात को लेकर किसी ग्राउंड पर जो है इनवैलिड नहीं कहलाएगा कहीं भी। जी डियर्स, नोट कर लिया। अब हम चले जाते हैं मनी बिल की तरफ। मनी बिल का प्रोसीजर और ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जो है ओरिजिनेट कहां से होगा, नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होगा। मस्ट बी ओरिजिनेट फ्रॉम नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में जो है सिंपल मेजॉरिटी से पास होने के बाद से, जैसे कि नेशनल असेंबली में जो है इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, नेशनल असेंबली में डिस्कशन डिबेट होने के बाद जो है हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स से पास होने के बाद ट्रांसमिट कहां होगा, हमारे पास सेनेट के जो है सेकंड हाउस में ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि सेनेट होगा। जरूरी है कि नेशनल असेंबली में ही ओरिजिनेट होगा और नेशनल असेंबली से फिर जाएगा सेनेट में। सेनेट से सिर्फ और सिर्फ जो है हम मांग सकते हैं क्या, सजेशन और रिकमेंडेशंस। और सजेशन रिकमेंडेशन जो है 14 days के अंदर जो है इन्हें देनी है। नेशनल असेंबली अगर किसी भी किस्म की कोई जो है सेनेट सजेशंस और रिकमेंडेशंस देती है तो नेशनल असेंबली उसको कंसीडर करेगी। क्लियर है। नेशनल असेंबली सेनेट की जो है रिकमेंडेशंस और सजेशन को कंसीडर करेगी, मगर नेसेसरी नहीं है। ठीक है। अगर 2 में क्या है, मनी बिल जो है कौन कौन से मनी बिल होंगे, कि फाइनेंशियल जो भी बिल्स होंगे, चाहे किसी से कर्जा लेना है, चाहे जो है किसी से जो है हमें पास पैसे उधारे लेने हैं, या फिर कुछ भी है, कोई भी फाइनेंशियल बिल है वो सब के सब मनी बिल कहलाएंगे। और मनी बिल कौन कौन से ऐसे बिल जो है वो मनी बिल नहीं कहलाएंगे, हमारे पास चार्ज या टैक्स लगाना अवाम पर, पब्लिक पर, वो मनी बिल नहीं कहलाएगा। 4 नंबर पर रिगार्डिंग मनी बिल द डिसीजन ऑफ द नेशनल असेंबली फाइनल, कि मनी बिल जो है, मनी बिल पास करने के लिए नेशनल असेंबली का जो फैसला है वो अटल है और वो आखिरी है, कतई है फैसला उसका। ठीक है। हमारे पास प्रेसिडेंट को 10 days में असेंट देनी है, अगर नहीं देते तो फिर 10 days के बाद वो जो है मानी जाएगी कि असेंट दे दी है। फिर जो है क्या होगा, ट्रांसमिट टू प्रेसिडेंट बिल के साथ यहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है ऑर्डिनरी बिल के अंदर और मनी बिल के अंदर। बिल जो है, मनी बिल जब भी जाएगा उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट जाएगा कि भाई ये जो बिल हम आपको पेश कर रहे हैं ये ऑर्डिनरी बिल नहीं, ये मनी बिल है।
ठीक है, ताकि आप ना रिजेक्ट करें ना अमेंड करें। अब सिर्फ और सिर्फ अगर प्रेसिडेंट अगर देना चाहे तो रिकमेंडेशंस और हमारे पास सजेशन दे सकता है, मगर इसको रिजेक्ट या रिटर्न नहीं कर सकता है। ऐसा सर्टिफिकेट होगा तभी पता चलेगा प्रेसिडेंट को कि ये मनी बिल है। मतलब मनी बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा असेंट के लिए, अप्रूवल के लिए, तो उसके साथ जो है हमारे पास नेशनल असेंबली एक सर्टिफिकेट भी अटैच करेगी कि भाई ये मनी बिल है। क्लियर है यहाँ तक? प्रेसिडेंट शैल असेंट विद इन 10 डेज, प्रेसिडेंट जो है 10 दिन के अंदर इसको अप्रूव करेगी, इसको पास करेगी। अगर वो पास नहीं करता है, प्रेसिडेंट इफ फेल्स टू डू सो, देन असेंट डीम्ड टू बी ग्रांटेड आफ्टर 10 डेज, कि 10 दिन के बाद ये समझा जाएगा कि भाई हमें इजाजत मिल गई, हमें जो है मंजूरी मिल चुकी है। यहां तक बात क्लियर है? ना सदर रिजेक्ट कर सकता है ना अमेंड कर सकता है। यहां तक अगर बात क्लियर है तो फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जी डियर्स, नोट कर लिया आपने। अब हम चले जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अच्छा, ये हमारे पास आर्टिकल डील करते हैं 238 से लेकर 239 तक। 230, अच्छा प्रोसीजर सबका सेम होगा, सबका सेम होता है, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। बस थोड़ी सी जो है डिफरेंस है कि कितनी मेजॉरिटी से पास होगा और ओरिजिनेट कहाँ से होगा, बस ये थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सबका प्रोसीजर सेम है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास 238 कहता है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी किस्म की कोई तरमीम करनी है, किसी भी किस्म की कोई भी अमेंडमेंट लेकर आनी है, तो फिर वो पार्लियामेंट अथोराइज्ड है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब पार्लियामेंट में क्या होगा कि पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली भी आ जाती है और सेनेट भी आ जाता है, प्लस में प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं। तो ये जो है टू हाउसेस और प्रेसिडेंट अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। और 239 में कहा गया है कि ओरिजिनेट बाय आइदर हाउस, ओरिजिनेट कहीं से भी वो हो सकता है, चाहे नेशनल असेंबली या फिर सेनेट। प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट के पास सिर्फ अप्रूवल के लिए जाता है, बाकी ओरिजिनेट या तो नेशनल असेंबली से होगा या फिर सेनेट से होगा, इतना आपने याद कर लेना है। अच्छा, वोटिंग कितनी होगी? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल। अब 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल, अगर ये जो है बिल पास जो है ओरिजिनेट होता है नेशनल असेंबली से, तो नेशनल असेंबली के अभी जो मेंबर्स हैं वो हैं 342, मगर आइंदा होंगे 336। इसकी अगर आपने देखनी है कि 2/3 कितनी है, तो 336 को आप डिवाइड कर दें 3 से, तो कितने आ जाएंगे? 112, 112, 112। तो आपको कितने चाहिए? 2/3, मतलब 2 पार्ट चाहिए, 3 से आपने कर दें। 2/3 को अगर करने का अगर आपको समझ ना आए तो कोई भी टोटल डिजिट्स हो उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दें, फिर उसके 2 हिस्से आप जो है ऐड कर लें, वो 2/3 हो जाएगा। अब जो 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया, 112, 112, 112। अब इसकी 2/3 कितनी होगी? अगर नेशनल असेंबली में है तो इसकी होगी जो है 2/3 होगी 224। कि अगर नेशनल असेंबली में कोई बिल पेश होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए, तो टोटल मेंबर्स हैं उनमें से 224 मेंबर्स की वोटिंग होनी जरूरी है, कि 224 वोट्स जो है इनके फेवर में आने चाहिए। 224 मेंबर्स की मेजॉरिटी का वोट दरकार है नेशनल असेंबली में, अगर वो ओरिजिनेट होता है तो। अगर यही बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नेशनल सेनेट में से ओरिजिनेट होता है तो सेनेट के आइंदा के मेंबर्स कितने होंगे? 96 होंगे। अभी कितने हैं? अभी हैं 104, मगर आइंदा के लिए होंगे हमारे पास 96। तो 96 का 2/3 कितना होगा? हमारे पास 96 को आप डिवाइड कर दें 3 से, तो कितने होंगे? 32, 32, 32, 32। तो 2 आप जो है पार्ट्स ऐड कर लें, कितने हो जाएंगे हमारे पास? 64। अब सेनेट में अगर ओरिजिनेट होता है तो 2/3 मेजॉरिटी, मतलब 8 लिस्ट 64 वोट्स मिलेंगे, तब जाके वो पास होगा और फिर जाएगा नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली में से 224 वोट्स मिलेंगे, तब जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास। अगर नेशनल असेंबली में फर्स्ट हाउस में पेश होता है तो 224 वोट से पास होगा, फिर सेकेंड हाउस में आएगा, सेकेंड हाउस में कम से कम हमारे पास
4 वोट्स मिलेंगे फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, 2/3 मेजोरिटी वाली बात समझ में आ गई। उसके बाद कहां जाएगा, ट्रांसमिटेड टू सेकंड हाउस। सेकंड हाउस अगर जो है पास कर लेता है तो फिर कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको जो है अप्रूव कर देगा और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट करना चाहे वो अमेंडमेंट आ जाएगी। जैसे कि अभी 26 अमेंडमेंट आई है, वो भी ऐसे आई है, क्लियर है। उसके बाद 3 में क्या आ जाएगा, सेकंड हाउस अगर किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट करता है सेकंड हाउस, तो फिर क्या होगा कि फर्स्ट हाउस को रिटर्न कर दिया जाएगा। फर्स्ट हाउस अगर उसको जो है उसी अमेंडमेंट को लेकर तो दोबारा से जो है 2/3 मेजोरिटी से पास करता है, फिर डायरेक्ट चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। फिर सेकंड हाउस को भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेकंड हाउस ने कहा है कि बस ये आप अमेंडमेंट कर लें, बाकी तो दुरुस्त है, तो फिर दोबारा से वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बाईपास प्रेसिडेंट के पास। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, ये जो बिल है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट लेकर आना चाह रहे हैं हम, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसी सूबे के पावर्स को जो है हमारे पास लिमिट्स कर रहा है, ठीक है, कुछ हमारे पास किसी सूबे के पावर्स को जो है हमारे पास खत्म कर रहा है, या फिर किसी सूबे को जो है नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर उस सूबे की असेंबली से वो बिल पास होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल कोई हमारा फेडरल लेवल पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रही है, मगर सिंध के सूबे को कोई नुकसान पहुंच रहा है, चाहे सीटों को लेकर, या फिर हमारे पास पॉपुलेशन को लेकर, या फिर उसकी लिमिट्स को कम कर दिया जाए, या फिर इसकी टेरिटोरियल जुडिशन कम कर दिया, या फिर इसकी हाई कोर्ट खत्म कर दी जाए, तो फिर जब कोई सूबा जो है एग्रीव हो रहा, तो फिर वो जो एग्रीव्ड सूबा है, प्रोविंस है, उसकी प्रोविंशियल असेंबली से 2/3 मेजोरिटी से ही वो बिल पास होगा, फिर जो है फर्स्ट हाउस डायरेक्ट प्रेसिडेंट को सेंड करेगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। यहां तक बात क्लियर है। अगर यहां तक बात क्लियर है तो फिर एक बात वो भी जहन में रखे कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है प्रॉपरली, तो फिर किसी भी ग्राउंड पर कोई भी सवाल किसी भी कोर्ट में या किसी भी अथॉरिटी के पास है, या किसी भी ट्रिब्यूनल, या फिर कोई भी हो, क्वाजी जुडिशियल, या कोई भी पाकिस्तान की किसी भी बड़े से बड़े लेवल की कोई अथॉरिटी हो, वहां पर वो क्वेश्चन रेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक हाईएस्ट इदारा है पार्लियामेंट, उन्होंने जो उनको ही इख्तियार है कानून साजी करने का, और उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाई है, तो फिर अब जो है वो कहीं पर उस पर सवालिया निशान नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, किसी भी किस्म का कोई भी अगर डाउट है, डाउट क्रिएट होता है, तो पार्लियामेंट को इख्तियार है उस डाउट को क्लियर करने का। कोई नोटिफिकेशन निकाल दे कि भाई कहीं पर अगर कुछ लिखा गया है, जैसे कि अगर 50 लिखा गया है, वहां पर होना चाहिए था 150, तो कास्ट जो है पार्लियामेंट जो है अथोराइज्ड है उसको 50 को 150 करके जो नोटिफिकेशन दे। अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई आर्टिकल दिया है, जैसे कि अगर कोई अमेंडमेंट करनी है हमारे पास 62 आर्टिकल के अंदर कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मेंबर्स की, मगर जो अमेंडमेंट की और वो कर दी उन्होंने जो है हमारे पास 63 उन्होंने जो लिख दिया वो 63 लिख दिया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि 63 तो पहले से अवेलेबल है, उसका क्या करें हम? तो फिर ये करेंगे कि भाई 63 जो है उसको पढ़ा जाए, 62A पढ़ा जाए, 62A पढ़ा जाए। तो फिर ये कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी सवाल रेज हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो फिर वो डाउट क्लियर करने के लिए ऑथोराइज्ड कौन है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑथोराइज्ड है। यहां तक बात समझ में आ गई। हम पढ़ रहे हैं कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनेगा, कोई भी बात ऐसी होगी, कोई इशू होगा, उस पर कोई जो है हमारे पास डिस्कशन होगी, मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के वो डिस्कशन करेंगे और फिर जो है एक बिल बनाएंगे। बिल की कॉपी सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होगी जो है, फिर उसके बाद उस पर वोटिंग होगी और वोटिंग से वो पास होगा, फिर वो सेकंड हाउस में जाएगा। सेकंड हाउस में भी बिल्कुल इसी तरह सबको कॉपीज दी जाएगी और कॉपी जो है सबके पास होगी, फिर उस पर वोटिंग होगी, उस पर डिस्कशन होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद मेजोरिटी से पास होने के पास फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट विद इन 10 डेज उस पर असेंट देता है तो सही है, वेल एंड गुड। अगर वो 10 डेज के अंदर असेंट नहीं देता तो फिर आफ्टर 10 डेज डीम्ड टू बी ग्रांटेड, असेंट डीम्ड टू बी ग्रांटेड। अगर प्रेसिडेंट फेल हो जाता है 10 दिनों के अंदर असेंट जो है अप्रूवल देने के लिए, तो फिर
जो है समझा जाएगा कि प्रेसिडेंट ने अप्रूव दे दी है। तो ये था हमारे पास लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। इसको हम शॉर्टली और ब्रीफली भी डिस्कस करेंगे केस लॉ के साथ, मगर सिलेबस को लेकर हम अगर पढ़ना चाहें तो ये है, आपने ये समझना है और इसी को ही लेकर आपने सिलेबस के अंदर आपने डिटेल में लिखना है। अगर ये पॉइंट अगर आपको याद रहती हैं तो एग्जाम्स के अंदर आप बहुत अच्छे से अच्छा जो है आंसर जो है लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।